Assalamu alaikum students, welcome to my channel Villages of Literature. I hope all of you will be slumless and I am thankful to all of my subscribers and viewers because चंद दिनों में मुझे इतनी सपोर्ट मिली है कि मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है कि मैं जल्द से जल्द अपने नए लेक्चर्स बनाकर आप तक पहुंचाऊं, अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। Today we are going to discuss the drama Caretaker और इसके कुछ एब्सर्डिस्ट एलिमेंट्स को भी हम देखेंगे जो इसके अंदर पाए जाते हैं, फिर इसके कुछ कैरेक्टर्स और समरी वगैरह को आज कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थिएटर ऑफ एब्सर्ड की टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, theater of absurd is actually the movement that became popular in the middle of the 20th century. It shows meaninglessness and absurdity of its characters. और इसके जो जितने भी ड्रामाज होते हैं उनके अंदर एब्सर्डिटी पाई जाती है, फिटिलिटी पाई जाती है और उनकी लाइफ को कोई पर्पज नहीं होता। और यहाँ पे एक मेन बात इसके अंदर ही होती है कि यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं होता, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्लॉट। फॉर एग्जांपल मींस के इसके अंदर देयर इज लैक ऑफ एक्शन। तो और इसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो इसके पीपल इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, वो लोनली होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अनमूड होते हैं, मीन्स कि वो डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है। और ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक ऐसी सोसाइटी को डिपिक्ट करता है जिस सोसाइटी की ना तो कोई हिस्ट्री होती है, ना उनकी कोई मोरालिटी होती है, ना उनका कोई गॉड होता है जिस पे वो बिलीव करते हैं। तो वो लोग हमें स्ट्रगल करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल्स जो होती हैं देयर स्ट्रगल्स प्रूव्स टू बी अबॉर्टिव, इनके वो सक्सेसफुल नहीं होती। केयर टेकर जो ड्रामा है ये एक बेस्ट एग्जांपल है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, इसके कैरेक्टर्स और इनकी जो सिचुएशंस हैं वो टोटली सूट करती हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। इसलिए इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहते हैं कि ड्रामा के अंदर थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एब्सर्डिटी इसके अंदर जो है वो पाई जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसमें हम कह सकें कि यहाँ पे प्लॉट मौजूद है। नथिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन नथिंग हैपेंस दैट कैन बी टर्म्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। तो और इसकी जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की जाती है, जो उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो जो प्रोनाउंस करते हैं, जो स्पीक करते हैं, तो वो उनकी जो लैंग्वेज है वो दैट इज़ फुल ऑफ क्लिचेस, दैट इज़ फुल ऑफ पन्स एंड रेपिटेशन। उनके अंदर रेपिटेशन होती है। दूसरी बात ये कि जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिक हो गया और डेविस हो गया या ऑस्टन हो गया, वो लोग बात तो करते हैं, वो लोग बैठते हैं, लेकिन वो जो बात करते हैं वो मीनिंगलेस होती है, एब्सर्डिटी होती है उसके अंदर, स्टूपिडिटी होती है, फ्यूटिलिटी होती है, कोई उसका पर्पस नहीं होता, मीनिंगलेस होती है। और वो रेपिटेशन करते हैं, बार बार वही चीज़ें दोहराते हैं। उसके बाद उनकी लैंग्वेज के अंदर हमें उनकी लैंग्वेज जो है वो हमें पजल भी करती है, क्योंकि कोई बात हमें समझ नहीं आ रही होती, वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी लाइफ का मकसद क्या है। ठीक है। और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड की एक करेक्टरिस्टिक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, कि जो कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं उनकी लाइफ का ना तो कोई मकसद होता है, ना उनके पास कोई जॉब होती है, ना उनके पास कोई होम होता है, और वो बिल्कुल मतलब उनकी लाइफ स्टूपिडिटी से भरी होती है। दूसरी बात ये कि वो अलोन होते हैं, एलिनेट मतलब एलिनेशन का शिकार होते हैं, और इस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस ड्रामा के अंदर मिक जो है हमें सेविजरी भी देखने को मिलती है कैरेक्टर्स के दरमियान, कि जैसे ही आस्टन जो है डेविस को अपने घर में लेकर आता है तो मिक जो है वो अटैक करता है डेविस के ऊपर। तो यहाँ पे हमें सेविजरी देखने को मिलती है कि उनके अंदर किस टाइप की सेविजरी पाई जा रही है, वो किस टाइप के कैरेक्टर है। जस्ट लाइक ए टिपिकल एब्सर्डिस्ट ड्रामा देयर इज शेयर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उन कैरेक्टर्स के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के बजाय उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमें पजल कर रही होती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखने को मिलता है। जस्ट लाइक ए टिपिकल एब्सर्डिस्ट ड्रामा, इट्स कैरेक्टर्स आर लॉस्ट एंड फ्लोटिंग इन एन इनकम्प्रीहेंसिबल यूनिवर्स। और ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं जिनमें डेविस है, आस्टन है और मिक, ये तीनों नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि डेविस इज ए ट्रैम्प, आस्टन इज ए लुनेटिक, एंड द थर्ड कैरेक्टर मिक इज वॉयलेंट एंड अग्रेसिव फॉर नथिंग। उसकी अग्रेसिवनेस और उसकी जो वॉयलेंट जो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है वो हम तभी देखते हैं जब आस्टन रूम में होता है, और जब डेविस रूम में होता है, और जब मिक जो है वहाँ पे एंटर होता है और उसके साथ थोड़ा सा उसके ऊपर अटैक करता है कि ये, और वहाँ पे उसके क्वेश्चन करता है व्हाट्स द गेम, ये तुम्हारे साथ मसला क्या है, ये क्या चल रहा है, तुम करने क्या आए हो यहाँ पे। तो ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं ये पूरे ड्रामा जो है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है।
तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्डिटीज की यही कैरेक्टरिस्टिक इस ड्रामे के अंदर पाई जाती है। द केयर टेकर, ये जो ड्रामा है, जस्ट लाइक वेटिंग फॉर गोडो, इज रिप्लेट विद एब्सर्डिटी, फिलिटिलिटी, पर्पसलेसनेस, और ये सारी चीज़ें जो है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की इस ड्रामा केयर टेकर के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीनों कैरेक्टर्स की, क्योंकि इसके तीनों कैरेक्टर्स जो हैं ये पूरी समरी को कवर कर देंगे, क्योंकि इस पूरी समरी में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, और जो कि आस्टन, मिको, डेविस। तो अब हम बात करेंगे हैरल्ड पिंटर की। हैरल्ड पिंटर जो कि इस ड्रामे का ऑथर है। तो स्टूडेंट्स, जो हैरल्ड पिंटर के जो ड्रामाज हैं या जो उसके प्लेज हैं, आर इनकन्क्लूसिव इन द कैरेक्टर्स। इनकन्क्लूसिव मीन्स कि उसने जो अपने ड्रामाज या अपने प्लेस के अंदर जो भी कैरेक्टर्स को यूज़ किया है, या उन कैरेक्टर्स के साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या कोई इशू चल रहे हैं, वो सोल्व नहीं होते। कंक्लूसिव मतलब कि वो सोल्व नहीं होते, उनका कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता एंड तक। ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी की भी एक लामत है कि उसके जो जो भी ड्रामाज वगैरह थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी के बेस पे लिखे जाते हैं, उनका कुछ सोल्यूशन नहीं होता एंड, वो मतलब उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। उसके बाद उसी पिंटर्स प्लेस टिपिकली बिगिंस विद अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमने देखा कि स्टार्ट में 2 कैरेक्टर हैं इस ड्रामा के अंदर, मिक और आस्टन, ये 2 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद एक स्ट्रेंजर आता है, एक थर्ड कैरेक्टर आता है, उसके थर्ड कैरेक्टर आता है जो कि उन 2 कैरेक्टर्स की लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देता है, उनकी लाइफ में डिस्ट्रप्शन हो जाती है। उनके अंदर हमें लोनलीनेस देखने को मिलती है, इनकी वो जो साइको पर्सन्स होते हैं वो लोग थोड़े से, और उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट कैरेक्टर की, जो कि हमारे पास है आस्टन का। आस्टन, द एल्डर ब्रदर ऑफ मिक, ही इज इन हिज अर्ली 30s, और उसने अपने घर में एक बुद्धा स्टैचू भी रखा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ हिज साइकी ही स्पीक्स हाल्टिंगली, मतलब कि वो रुक रुक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है। इसके पीछे भी एक वजह है कि वो अटक अटक के क्यों बोलता है। बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ था कि हेलोसिनेशन का वो शिकार हुआ, और उसकी मदर ने फोर्सफुली उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और वहाँ पे उसका इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट हुआ, जिसकी वजह से वो अपने थॉट प्रोसेस उसका जो चल रहा होता है उसको स्टेबल नहीं कर पाता, उसको मैनेज नहीं कर पाता। ये चीज़ उसके साथ चल रही है। और दिस कैरेक्टर इज शाय, रिजर्व्ड, reticent, and slow. One word around which his character and personality revolves is his generosity. ये इसकी जनरोसिटी है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेस पे वो डेविस को एक कैफ़े में, जब उसको जो है वो मारा जा रहा होता है, तो वो वहाँ पे उसको रेस्क्यू करके अपने घर पे ले आता है। ठीक है, ये उसकी जनरोसिटी थी कि वो उसको ले आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, जिसकी वजह से ये डेविस को अपने घर पे ले आया, उसको स्टे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके साथ वो जो इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट हुआ, अभी साइको हो गया थोड़ा सा, लोग इसके साथ इतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं इसके बन पा रहे। ठीक है, अभी डेविस को इसलिए घर पे लेकर आया है कि इसके साथ थोड़ी सी वो अपनी फ्रेंडशिप कर सके, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। ठीक है, अब वो उसके साथ अपनी कुछ शेयरिंग करेगा। उसने अपनी सारी वो बातें बता दी हैं डेविस को कि मेरे साथ ऐसे बचपन में जो है वो मेरा इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट हुआ, और मैं अपने थॉट प्रोसेस को जो है वो मैनेज नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है डेविस को एज ए फ्रेंड। ठीक है, अब डेविस उसके साथ क्या करता है, डेविस मोक्स हिज इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट। अब डेविस जो है वो मजाक बनाता है उसकी बात का, जब आस्टन डेविस को बोलता है, जब कि आस्टन चूंकि इतना सिंपैथेटिक था, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब वो डेविस को अपने घर पे लेकर आया, उसने उसको रहने के लिए जगह भी दी है, उसको कपड़े भी दिए हैं, उसको जूते भी दिए हैं, इवन कि उसको पॉकेट मनी तक भी देता है, और उसको ऑफर करता है कि वो एज ए केयर टेकर घर में रहे। कि वो उनके घर क्या था उनका, बस जस्ट एक रूम था, तो वो कहता है कि वो उस रूम की वो मतलब एज ए केयर टेकर उसकी हिफाजत किया करेगा, बस उसकी यही जॉब होगी। तो उसने क्या किया है कि उसको सब कुछ दिया है, और डेविस इतना ज़्यादा चीप है, इतना मीन है, इतना बाइएस्ड है कि वो उस एहसान को नहीं मान रहा, बल्कि उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो कमज़ोरी उसने एज ए फ्रेंड उसके साथ शेयर कर लिया, अब उसका वो मजाक उड़ा रहा है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब उसको बोलता है कि एक रात ऐसा होता है कि जब डेविस सो रहा होता है, तो सुबह आस्टन उसे बोलते हैं कि तुम रात में मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते हो, जब तुम सो रहे होते हो तुम स्लीपिंग नॉइस बहुत ज़्यादा करते हो। तो वो कहता है कि तुम तो पागल हो, तुम्हें क्या पता, तुम तो साइको हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं चलता। तो यहाँ पे वो उसको मजाक उड़ाता है। तो डेविस जो आस्टन है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है कि मैंने जिसके साथ सारी शेयरिंग की है, अब ये उल्टा मेरा मजाक बना रहा है।
तो ये कैरेक्टर हो गया आस्टन का, जिसमें एक चीज़ एक और हम देखते हैं कि बेशक आस्टन और मिक आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन उनके दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो एक डीप, मतलब एक नॉर्मल सी एक स्माइल देते हैं, जो उनकी जो वो स्माइल होती है वो ये शो करती है कि उनका आपस में कितना गहरा रिलेशन है दोनों भाइयों का। तो ये तो कैरेक्टर था आस्टन का। सेकंड कैरेक्टर इसका जो है वो है डेविस का। डेविस इज़ अ ट्रैम्प, लाउड, पीविश, अनग्रेटफुल कैरेक्टर है, ठीक है? और ये किसी का भी किसी के साथ भी अच्छा नहीं है, और ये समझता है कि जितने भी हर कोई एवरीवन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अनएम्प्लॉयमेंट एंड होमलेसनेस, ठीक है? और इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्वेश्चनेबल है। अब देखा था हमने कि आस्टन इसको रेस्क्यू करके अपने घर पे ले आया, अपने रूम में ले आया, ठीक है? अब इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्वेश्चनेबल, और मिक इसे क्वेश्चन करता है कि तुम जो है तुम्हारी क्या एलिजिबिलिटी है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से हो, क्या हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो बोलता है कि मेरे पेपर्स जो हैं, जो मेरी जो प्रूफ करेंगे मेरी एलिजिबिलिटी को, तो वो सिट कप में पड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ना तो कोई सिट कप जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बोलता है कि वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? सिट कप एक ऐसी जगह जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना तो उसके पास कोई पेपर्स है, ना उसके पास कोई एजुकेशन है, ठीक है? उसने सिर्फ एक बहाना बनाया है कि मैं और लेने भी नहीं जाता। यहाँ तक कि वो मिक जो है वो उसको बोलता है, काफ़ी मतलब उसको बोलता है कि आओ हम चलते हैं, सिट कप से तुम्हारे पेपर लेकर आते हैं और प्रूव करते हैं कि तुम कितने एलिजिबल हो। तो लेकिन वो बोलता है कि बहाने बनाता है, लेम एक्सक्यूज़ बनाता है कि आज जो है वो मौसम अच्छा नहीं है, या आज जो है मेरे शूज़ के जो लेसिस हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो इस तरह के वो लेम एक्सक्यूज़ बनाता है, क्योंकि वो सिट कप एक जगह ही नहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ना तो उसके पास पेपर्स हैं। तो इस तरह की वो जो है ना वो झूठे बहाने बनाता है। और फिर एक और बात वो ये शो करता है इस स्टोरी के अंदर, ये पूरी स्टोरी है ना, मैंने आपको पहले बताया था इन 3 कैरेक्टर्स के ज़रिए मैं पूरी स्टोरी को कवर कर दूँगी कि डेविड एक बात ये पूरी स्टोरी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के गिर्द ही रिवॉल्व करती है, डेविड, आस्टन और मिक। और इसमें कोई भी फीमेल कैरेक्टर जो है वो नहीं दिखाई गई, सिर्फ बात की गई थी डेविस की बीवी की। डेवी ने बोला कि मेरी जो वाइफ थी मैंने उसको इसलिए छोड़ा कि वो अनक्लीन थी, हालांकि वो खुद इतना अनक्लीन है, और बात करता है अपनी बीवी की कि मैंने उसको इसलिए छोड़ा कि वो अनक्लीन थी। यहाँ से इनकी स्टूपिडिटी फिटिलिटी देखते हैं हम। तो अब डेविस लेम एक्सक्यूजेस बनाता है, और मीक उसको वहाँ पे कहता है कि यू आर अ बॉर्न फिगर, कि तुम तो पैदाइश से झूठे हो, तुम्हारा ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं। मीक उसकी बात को समझ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों के साथ डेली डील करती है, और वो जानता है कि लोग किस टाइप के हैं। लेकिन आस्टन जो था वो थोड़ा सा मतलब मासूम है या सिंपैथेटिक है, वो लोगों को नहीं जानता, और एक अजनबी को उठा के घर ले आया और बाद में उसको धोखा भी देता है, because Davis is in the habit of beating his best. He knows how to exploit the situation. तो वो इतना चीप है, उसके अंदर जो लेजीनेस है, उसकी सेल्फिशनेस है, और उसकी अनग्रेटफुल जो करेक्टरिस्टिक है डेविस की। तो क्या होता है कि आस्टन भी जो है फिर उसको एंड पे वहाँ घर से निकाल देता है कि ये जिसको हम अब मैं अपना फ्रेंड बना के, जिसके साथ मैंने नेकी करके जिसको मैं घर पे लेकर आया हूँ, वो हम पर ही भारी हो गया, हमें ही घर से निकालने की बातें करता है, और हमारा ही मजाक बना रहा है, मेरी ही वीकनेस का मजाक बना रहा है। या फिर जब उसका भाई जो है वो जब उसको नटी कहता है, जब उसको डेविड जो है उसको नटी बोलता है, तो वो उसके लिए अनबिलेबल थिंग हो जाती है, उसको घर से निकाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि इंसान को पहले क्या हुआ, पहली मर्तबा जब इंसान ने डिसोबीडियंस की, जब इंसान ने नाफरमानी की, और उससे फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाने के लिए उसने नाफरमानी की थी जन्नत में, तो वहाँ पे उसको इस डिसोबीडियंस की वजह से निकाल दिया गया था। और अब उसकी अनग्रेटफुलनेस और थैंकलेसनेस की वजह से डेविस के साथ भी ये हो रहा है कि डेविस को घर से निकाल दिया गया। कहते हैं कि पहले इंसान जो है वो जन्नत से निकाला गया था, और अब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी हो रही हैं उसकी थैंकलेसनेस और ग्रेटफुलनेस और अनग्रेटफुलनेस की वजह से उसको इस दुनिया से भी निकाल दिया जाएगा। तो पहले जन्नत से निकाला और अब इस दुनिया से भी निकाल दिया जाएगा, इस तरह के इंसान हो गए। तो ये तो था डेविस का कैरेक्टर। अब इसके अंदर काफ़ी सारी हमने समरी भी कवर कर ली है। मिक जो है ये थोड़ा वायलेंट है, अग्रेसिव है, और कॉम्प्लेक्स है, कंपैशनेट है, एम्बिशियस है, और ये यंगर ब्रदर है ऑस्टन का, ठीक है? ये उतना टॉलरेंट नहीं है जितना कि ऑस्टन है, क्योंकि वो उसने डेविस की बहुत सारी बातें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मिक नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टैलेंटेड भी है, और ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को डील करता है, और ये जानता है कि लोग किस तरह के हैं और वो किस तरह उनके साथ कैसे डील करना है। ये जान गया था डेविस की जो है डेविस के बारे में, स्टार्ट में ही उसको देखते ही जान गया था, लेकिन जो ऑस्टन था वो थोड़ा मासूम था, वो नहीं समझ पाया। तो ये जो है
स्टोरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें हमने एंड पे ये भी देखा कि मिक जो था, एक और बात थी कि मिक जो है वो अपने भाई जो कि आस्टन जो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता है। और वो क्योंकि वो आस्टन जो है वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है और उसकी हेल्प करना चाहता है, उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि बेशक वो थोड़ा सा वायलेंट और अग्रेसिव है, लेकिन अपने भाई के साथ सिंपैथेटिक है, हमदर्द है। तो यही इसकी समरी थी कि तीनों कैरेक्टर्स हमने दिखाए कि दो कैरेक्टर स्टार्ट में थे, मिक और आस्टन, दोनों भाई थे, घर में रह रहे थे, बड़े सुकून से वो लोग रह रहे थे। लेकिन जो आस्टन जो है वो एक स्ट्रेंजर को घर में लेकर आता है, जो उनके जो है वो सुकून बर्बाद करके रख देता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है वहाँ पे। और वो उनके साथ आस्टन जो है वो अपनी कुछ अ, अपनी पुरानी बातें उसके साथ शेयर करता है, अपनी वो इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट की बात करता है और अपनी मेंटल साइकी की बात करता है, अपनी साइकी की बात करता है और अपने थॉट प्रोसेस की बात करता है जिनको वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो या जिनको वो मैनेज नहीं कर पाता। तो डेविड जो है वो उसका मजाक उड़ाता है और उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करता है, उनको मजबूर कर देता है कि वो उसको घर से निकाल देते। तो हमने देखा कि ये जैसे एक कोटेशन मैंने पहले बोली थी दरमियान में कि जो पहले इंसान की को जो है उसकी डिसोबीडियंस की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था, और अब इंसान इस तरह का हो गया कि उसको इस दुनिया से भी निकाल दिया जाएगा, कि ऐसा लगता है कि जैसे उसको इस दुनिया से निकाल दिया जाएगा, जस्ट लाइक डेविस। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बाकायदा पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।